हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने पद्य शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, विधियाँ एवं इसके सोपान टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम गद्य शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, महत्व, विधियाँ एवं इसके सोपान टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है गद्य शिक्षण, इसके अर्थ, उद्देश्य, महत्व, विधियाँ एवं सोपान। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि गद्य का अर्थ क्या होता है। गद्य व साहित्यिक रचना है जिसमें लेखक सरल एवं व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों, घटनाओं, अनुभवों तथा भावों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें छंद, लय या तुकबंदी का बंधन नहीं होता। गद्य व साहित्यिक रचना होती है जिसमें लय, ताल, स्वर आदि का कोई बंधन नहीं होता। इसमें लेखक सरल एवं व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों, अपने जीवन की घटनाओं, अपने जीवन में घटित अनुभवों एवं अपने भावों को स्पष्ट रूप से लिखित रूप में अभिव्यक्त करता है। गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं। पहली है कहानी। कहानी एक छोटी या बड़ी घटना हो सकती है। इसमें एक घटना होती है एवं एक ही पात्र होता है। जैसे कि कई कहानियां हैं। ईमानदारी का फल, ठीक है, जैसे को तैसा, ठीक है, प्यासा कोआ। दूसरा है उपन्यास। उपन्यास कहानी से बड़ा होता है, अर्थात यह एक बड़ी कहानी होती है। इसमें कई घटनाएं शामिल होती हैं, कई पात्र होते हैं एवं कई लोगों पर आधारित यह होती है। जैसे कि प्रेमचंद का गोदान उपन्यास, उसका गबन उपन्यास, ठीक है। अगला है निबंध। निबंध किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी विद्यार्थी के द्वारा किसी विषय पर लिखा हुआ एक स्वतंत्र लेख होता है जिसको निबंध कहा जाता है। जैसे कि मेरा गांव, मेरा विद्यालय, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। अगला है जीवनी। जीवनी के अंतर्गत किसी भी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं पर आधारित घटनाओं को लिखा जाता है, यही जीवनी कहलाती है। जैसे कि महात्मा गांधी की जीवनी, रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी। अगला है आत्मकथा। आत्मकथा व्यक्ति के खुद के द्वारा लिखी हुई एक रचना होती है। जैसे कि महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग, ठीक है। इस प्रकार जो जीवनी होती है और जो आत्मकथा होती है, इनमें यही अंतर है कि जो जीवनी होती है वो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर आधारित होती है एवं जो आत्मकथा होती है वो व्यक्ति के स्वयं के जीवन पर आधारित होती है। व्यक्ति इसमें स्वयं के बारे में लिखता है, ठीक है। अगला है संस्मरण। संस्मरण में क्या होता है, इसमें व्यक्ति अपने जीवन की प्राचीन घटनाओं को या फिर पुरानी यादों को याद करके किसी लेख के माध्यम से उनको लिखता है, यही संस्मरण कहलाता है। इससे अगला है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज एक पत्रकारीय रचना होती है जिसके अंदर किसी भी घटना के बारे में उसका सच का पता लगाकर और उस पूरी घटना के बारे में उसका विवरण लिखा जाता है, यही रिपोर्टाज कहलाता है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि गद्य शिक्षण का अर्थ क्या है। विद्यालय में विद्यार्थियों को गद्य पाठ इस प्रकार पढ़ाना कि वे पाठ का अर्थ समझ सकें, भाषा का सही प्रयोग सीखें, विचारों को ग्रहण कर सकें तथा अपनी अभिव्यक्ति क्षमता विकसित कर सके, इसे ही गद्य शिक्षण कहते हैं। गद्य शिक्षण का अर्थ वह होता है जिसमें विद्यार्थी उस पाठ का अर्थ समझ सकें, उसकी भाषा को समझ सकें, ठीक है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें एवं भाषा का सही प्रयोग कर सकें एवं उसमें आए विचारों को ग्रहण कर सकें, ठीक है, यही गद्य शिक्षण कहलाता है। अब हम यह जानेंगे कि गद्य शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। गद्य शिक्षण के दो उद्देश्य हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। पहला है सामान्य उद्देश्य जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला है विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करना। गद्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर पढ़ने की आदत को विकसित किया जाता है। दूसरा है भाषा ज्ञान को बढ़ाना। विद्यार्थियों के अंदर भाषा ज्ञान को बढ़ाया जाता है जिससे विद्यार्थियों को भाषा का अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है शुद्ध उच्चारण सिखाना। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है जिससे विद्यार्थी गद्य में आए हुए
सभी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। चौथा है शब्द भंडार में वृद्धि करना। जब विद्यार्थी किसी पाठ को पढ़ते हैं तो उनमें अनेक शब्द आते हैं और विद्यार्थी उन सभी शब्दों को सीखते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों में उनके शब्द भंडार का विकास होता है। पांचवा है विचार व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना। गद्य को पढ़ने के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर अपने अंदर छिपे हुए विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। छठा है लेखन कौशल विकसित करना। गद्य शिक्षण को पढ़ने के माध्यम से विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास होता है एवं उनकी लेखन क्षमता मजबूत होती है। सातवां है समझने और सोचने की शक्ति बढ़ाना। गद्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की समझने और सोचने की शक्ति का विकास होता है। ठीक है, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य पहला है गद्यांश का भाव समझाना। पाठ के अंदर जो भी गद्यांश आया है उस गद्यांश का भाव विद्यार्थियों को समझाया जाता है कि इससे क्या संदेश मिल रहा है, इसका भाव क्या है एवं इसको कैसे प्रयोग करना है। दूसरा है कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करना। जब विद्यार्थियों को एक पाठ पढ़ाया जाता है तो शिक्षक के द्वारा उसमें आए हुए कठिन शब्दार्थों का अर्थ विद्यार्थियों को समझाया जाता है, जिससे विद्यार्थियों को काठिन्य निवारण करने में सहायता मिलती है। तीसरा है भाषा की शुद्धता सिखाना। एक शिक्षक के द्वारा पाठ को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों को भाषा की शुद्धता का ज्ञान कराया जाता है, जिससे विद्यार्थी पाठ के अंदर आए हुए शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। चौथा है मुहावरों एवं लोकोक्तियों का ज्ञान देना। जब एक शिक्षक कक्ष में शिक्षण कार्य करवाता है तो वह पाठ को पढ़ाने के दौरान उसके अंदर आए हुए मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग विद्यार्थियों को समझाता है एवं उनको मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करने के लिए भी देता है, जिससे विद्यार्थियों को नया ज्ञान प्राप्त होता है। पांचवा है विद्यार्थियों की कल्पना और तर्क शक्ति बढ़ाना। गद्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति एवं उनकी तर्क शक्ति का विकास भी होता है। छठा है नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास करना। गद्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों के नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास भी होता है। अब हम यह जानेंगे कि गद्य शिक्षण का महत्व क्या है। पहला है गद्य जीवन से जुड़ी वास्तविक बातों का ज्ञान देता है। गद्य शिक्षण को पढ़ने के दौरान इसमें जीवन से जुड़े हुए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को जीवन से जुड़ी वास्तविक बातों का ज्ञान होता है। दूसरा है इससे विद्यार्थियों की भाषा सरल और प्रभावी बनती है। गद्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की भाषा सरल एवं प्रभावशाली बनती है, क्योंकि इसमें पद्य की तरह कोई बंधन नहीं होता। इसमें ना कोई स्वर होता है, ना कोई लयताल होता है। इस प्रकार यह बिना बंधन की होने के कारण इसमें भाषा सरल और प्रभावशाली बन पाती है। तीसरा है चारों भाषा कौशलों श्रवण, वाचन, भाषण एवं लेखन का विकास होता है। भाषा के जो 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों कौशलों का विकास गद्य शिक्षण के माध्यम से होता है। चौथा है विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति बढ़ती है। गद्य शिक्षण को पढ़ने के माध्यम से विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति बढ़ती है एवं विद्यार्थियों को गद्य के गुण दोषों का विवेचन करने एवं विश्लेषण करने की तर्क शक्ति प्राप्त होती है। पांचवा है सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक समझ विकसित होती है। गद्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान एवं सामाजिक समझ विकसित होती है। छठा है विद्यार्थियों को सही वाक्य रचना एवं व्याकरण का ज्ञान मिलता है। गद्य के माध्यम से विद्यार्थियों को वाक्य रचना करना सिखाया जाता है। जब कक्ष में एक शिक्षक शिक्षण कार्य करवा रहा होता है तो पाठ में अनेक वाक्य आते हैं। उन सभी वाक्यों का ज्ञान विद्यार्थियों को शिक्षक करवाता है एवं जो भी व्याकरण का प्रयोग होता है उस व्याकरण का ज्ञान भी वह विद्यार्थियों को करवाता है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। पहली है व्याख्या विधि। इस विधि में शिक्षक पाठ पढ़कर उसका अर्थ समझाता है। इसकी विशेषता है कठिन शब्दों की व्याख्या की जाती है, भाव स्पष्ट किए जाते हैं,
माध्यमिक एवं उच्च कक्षाओं के लिए उपयुक्त। इसके लाभ क्या हैं? विद्यार्थियों को पाठ आसानी से समझ आता है एवं उनका भाषा ज्ञान बढ़ता है। व्याख्या विधि में एक पाठ को एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को व्याख्या करके समझाया जाता है। इसमें पाठ के भाव को समझाए जाते हैं, पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थों को समझाया जाता है। इसमें पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थों को विद्यार्थियों को समझाया जाता है। इस प्रकार यह जो विधि है यह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। इससे यह लाभ मिलता है कि यह विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ जाता है। दूसरी विधि है प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षक प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं। इसके उद्देश्य क्या हैं? विद्यार्थियों को सक्रिय बनाना, समझ का परीक्षण करना, लाभ, रुचि बनी रहती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। प्रश्नोत्तर विधि के अंदर जब एक शिक्षक पाठ पढ़ाता है तो वह बीच बीच में विद्यार्थियों से प्रश्न करता रहता है, जिससे विद्यार्थी सक्रिय रहकर के उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं एवं प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों में उनकी समझ का परीक्षण भी होता है। ठीक है। तीसरी है कहानी विधि। पाठ को कहानी के रूप में रोचक ढंग से पढ़ाया जाता है। इसके लाभ हैं छोटे बच्चों के लिए उपयोगी, ध्यान एवं रुचि बढ़ती है। एक शिक्षक के द्वारा पाठ को किसी भी कहानी के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इससे विद्यार्थियों में पाठ के प्रति रुचि विकसित होती है। यह जो कहानी विधि है यह छोटे बच्चों के लिए उपयोगी होती है। चौथी विधि है संयुक्त विधि। इसमें कई विधियों का संयुक्त प्रयोग किया जाता है, जैसे वाचन, व्याख्या, प्रश्नोत्तर, चर्चा। जो संयुक्त विधि है इसमें कई विधियों का परस्पर प्रयोग किया जाता है, जैसे कि व्याख्या, प्रश्नोत्तर, वाचन। इन सभी विधियों का प्रयोग संयुक्त विधि में किया जाता है। ठीक है। यह सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें अनेक विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है एवं विद्यार्थियों की रुचि भी इसमें बनी रहती है। पांचवी है समीक्षा विधि। इस विधि में विद्यार्थी पाठ का विश्लेषण एवं समीक्षा करते हैं। इसके लाभ हैं चिंतन एवं तर्क शक्ति विकसित होती है तथा उच्च कक्षाओं के लिए यह उपयोगी होती है। समीक्षा विधि में विद्यार्थी पाठ का विश्लेषण एवं समीक्षा करते हैं, अर्थात वे पाठ के गुण दोषों का विश्लेषण भी करते हैं। इससे विद्यार्थियों की चिंतन एवं तर्क शक्ति मजबूत होती है। यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि होती है। अब हम यह जानेंगे कि गद्य शिक्षण के सोपान क्या क्या हैं। पहला है प्रस्तावना। पाठ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न की जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं चित्र, कहानी, प्रश्न आदि। जब कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले प्रस्तावना से वह शुरू किया जाता है और इसमें विद्यार्थियों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थियों को पाठ से संबंधित प्रश्नों को पूछते हुए मेन टॉपिक के ऊपर लाया जाता है। प्रस्तावना के अंदर अनेक चित्रों का, मॉडल का, प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। शिक्षक पाठ पढ़ाता है, इसके अंतर्गत आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन तथा मौन वाचन करवाया जाता है। प्रस्तुतिकरण प्रस्तावना के बाद का एक सोपान होता है। इसके अंदर शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है एवं इसके पश्चात शिक्षक के द्वारा आदर्श वाचन करवाया जाता है एवं जब शिक्षक आदर्श वाचन करता है अर्थात पाठ को पढ़ाता है, उसके बाद में सभी विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हुए अनुकरण वाचन करते हैं और इसके दौरान एक शिक्षक विद्यार्थियों से मौन वाचन भी करवाता है। यही प्रस्तुतिकरण कहलाता है। तीसरा सोपान है व्याख्या। व्याख्या के अंदर पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ विद्यार्थियों को समझाए जाते हैं। पाठ के अंदर आए हुए भावों को विद्यार्थियों को बताया जाता है एवं पाठ को अनेक उदाहरणों के माध्यम से एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को समझाया जाता है। यही व्याख्या कहलाती है। चौथा सोपान है विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण के अंदर पाठ की जो मुख्य बिंदु है उनके ऊपर कक्षा कक्ष में एक शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य चर्चा की जाती है एवं विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछने के पश्चात में एक निष्कर्ष निकाला जाता है।
ठीक है, यही विचार विश्लेषण कहलाता है। 5वां सोपान है कक्षा कार्य निरीक्षण। कक्षा कार्य निरीक्षण के दौरान एक शिक्षक विद्यार्थियों से कुछ लेख लिखवाता है और फिर शिक्षक विद्यार्थियों के उस लिखित कार्य को देखता है और जहाँ पर जो त्रुटियाँ होती हैं उन त्रुटियों को वह दूर करता है। 6वां सोपान है आवृत्ति। आवृत्ति के माध्यम से एक शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है एवं उनकी समझ का परीक्षण करता है। 7वां है गृह कार्य। गृह कार्य के दौरान वह विद्यार्थियों को कुछ प्रश्न लिखने के लिए देता है, पाठ का सार लिखने के लिए देता है, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखने के लिए देता है। अब हम यह जानेंगे कि गद्य शिक्षण में शब्दार्थ बताने की युक्तियाँ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है वस्तु दिखाकर। जब पाठ के अंदर कोई भी कठिन शब्द आते हैं तो उन कठिन शब्दों को विद्यार्थी निम्न प्रकार से विद्यार्थियों को समझा सकता है। फर्स्ट है वस्तुओं को दिखाकर, किसी भी वस्तु को दिखाकर के वह शब्दार्थ को समझा सकता है। दूसरा है चित्र दिखाकर, वह किसी भी चित्र को दिखाकर के और विद्यार्थियों को कठिन शब्दार्थों के बारे में समझा सकता है। तीसरा है अभिनय द्वारा, वह अभिनय या फिर नाटक के द्वारा उनको समझा सकता है। चौथा है वाक्य प्रयोग द्वारा, वह किसी भी वाक्य का प्रयोग करके किसी भी उदाहरण के माध्यम से उनको समझा सकता है। पांचवा है पर्यायवाची शब्दों द्वारा, वह पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके भी समझा सकता है। छठा है विलोम शब्दों द्वारा, वह विलोम शब्दों का प्रयोग करके भी कठिन शब्दार्थों के अर्थ को समझा सकता है। सातवां है तुलना द्वारा, वह किसी भी शब्दों की तुलना करके और विद्यार्थियों को उनके बारे में समझा सकता है। आठवां है अनुवाद द्वारा, वह किसी भी शब्दों का अनुवाद करके उनके माध्यम से कठिन शब्दार्थों के अर्थ विद्यार्थियों को समझा सकता है। इस प्रकार गद्य शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, महत्व, सोपान एवं विद्या टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है, गद्य शिक्षण विद्यार्थियों को भाषा का ज्ञान, विचार शक्ति, अभिव्यक्ति क्षमता एवं सामाजिक एवं नैतिक समझ प्रदान करता है। यदि शिक्षक उचित विधियों एवं उचित सोपानों का प्रयोग करे तो वह रोचक, प्रभावशाली एवं जीवन उपयोगी बन जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।